एमएससी फाइनल के पेपर सिक्स्थ में जो यूनिट 5 कर रहे थे हम, उसमें अब हम इसको कंप्लीशन की ओर हैं। हमने SU3 किया था, सिमेट्री प्रिंसिपल्स, कंजर्वेशन लॉस किए थे, और उसके बाद पिछली बार हमने मल्टीप्लिट्स बनाए थे और 8 फोल्ड वे को डिस्कस किया था। अब हमारे जो दो पार्ट रह गए हैं वो हैं, एक तो कॉर्क मॉडल और दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड ओकोबो मास फार्मूला। किस तरह से नेचर या नेचुरल लॉस द्वारा पार्टिकल को मासेस दिए जाते हैं, अलॉट होते हैं। तो कॉर्क में हमने ये देखा था कि जब SU3 करते हैं तो हमें तीन पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, जिससे मिलके कोई भी मीसॉन या बैरियन या कोई और पार्टिकल भी फॉर्म होता है। और इसमें हमने ये देखा था कि या तो ट्रिपलेट फॉर्म होता है या डेक्प्लेट फॉर्म होता है या ऑक्टेट फॉर्म होता है, और उसके हमने सुपर मल्टीप्लेट्स बनाए थे। तो तीन तरह के क्वार्क्स जो हैं वो हमारे 8 फोल्ड वे से आए थे, जिनको हमने अप, डाउन और स्ट्रेंज UDS कहा था। लेकिन जो प्रश्न वहाँ था 8 फोल्ड वे में, वो ये है कि क्या ये जितने हेड्रॉन्स हैं वो एक इसी तरह से क्यों अपने आप का अरेंजमेंट करते हैं, या तो डेक्युलेट करते हैं, ऑक्टेट करते हैं, ट्रिपलेट करते हैं। तो हमारी जो पार्टिकल फिज़िक्स की पीरियोडिक टेबल है, उस तरह की फॉर्मेशन के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा काफ़ी साल का, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने इसको एक्सप्लेन किया कि स्पिन जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब ये रीअरेंजमेंट्स होते हैं। तो स्पिन हाफ होगा तो एक अलग होगा, मीसॉन का स्पिन ज़ीरो होता है, एंड देन बेरियंस में हाफ स्पिन होता है, इंटीग्रल स्पिन होते हैं। तो के मीसॉन्स जब आएंगे तो उनका इंटीग्रल स्पिन्स हैं, या उनसे हायर जो रेजोनेंसेस हमने इनको कहा था, इनकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं पार्टिकल्स, उनके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आती हैं। तो जेलमान और ज़ॉइश ने ये प्रपोज किया कि जितने भी हेड्रॉन्स हैं उनके लिए हमें एक, जैसे हमने पहले कहा, एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं। और मेनली तीन तरह के जो हमने क्वार्क्स हैं, इनको फ्लेवर्स भी बोलते हैं, जैसे कि फूड के होते हैं। तो ये हमें ट्रायंगल बनाते हैं, और हमने इनको नाम 3 का कॉन्फ़िगरेशन दिया था विद ए इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो ये 8 फोल्ड वे पैटर्न है जिसके अंदर की UDS जो है, और अगर हॉरिजॉन्टल रखें तो वो S इजिकल टू 0 पे और S इजिकल टू -1 इस तरह से, और डायगोनल लेंगे तो वो चार्ज के हिसाब से चलते हैं। इनका जो चार्ज है वो 1/3 2/3 के हिसाब से होता है। तो ये करेक्टराइजेशन हमने पहले भी किया था, लेकिन ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो हमारे ये क्वार्क्स के रहेंगे। अब U जो है वो उसका चार्ज, जैसा कहा, 2/3, स्ट्रेंजनेस उसकी ज़ीरो होती है। इसी तरह D की स्ट्रेंजनेस तो ज़ीरो है, बट उसका जो चार्ज है वो -1/3 है, और जो स्ट्रेंज है उसका स्ट्रेंजनेस इज़ -1 एंड द चार्ज इज़ -1/3। तो जैसा कि हर पार्टिकल के लिए होता है, ऐसे ही क्वार्क के लिए भी एंटी पार्टिकल है, जिसको हम एंटी क्वार्क बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे U बार, D बार और S बार। और जब ये फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ हमने इसको ऊपर वाला जो ये ट्रायंगल है इन्वर्टेड, इसको नाम दिया था 3, तो ये हमारा 3 स्टार है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया था 3 नॉट 3 स्टार का, तो उससे हमें ऑक्टेट मिला था। तो ये हमें इस तरह से फॉर्म करना है। तो ये जब हम बनाएंगे तो ये एंटी क्वार्क का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि S जो है वो टॉप पे जाएगा, जो इसकी वर्टिसेस हैं, और S बार और U बार और D बार भी रिप्लेस करेंगे अपनी पोजीशंस। तो इसमें चार्ज जो है वो U बार का -2/3, क्योंकि ऑलरेडी था, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन D और S के लिए, बार और S बार के लिए जो चार्ज है वो Q/1/3 है, जो कि -1/3 था। तो इज़ अ चेंज। तो ये एंटी क्वार्क, क्योंकि उनका चार्ज कॉन्जुगेटेड स्टेट्स हैं, तो इसमें हमें स्ट्रेंजनेस जो है वो भी रिवर्सल हो रहा है, और साइन का, और S+1 और S इज इक्वल टू 0, बट अनचेंज्ड फॉर U बार एंड D बार।
तो क्वार्क मॉडल हमारा क्या कहता है कि जो भी बैरियन है, अब बैरियंस में जैसे जो पार्टिकल हैं उनकी जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो +1, जैसे प्रोटॉन का 1 होता है और न्यूट्रॉन का 0 है, और उनकी स्पिन हाफ्स होती हैं। तो ईच हर बैरियन जो है वो 3 क्वार्क से मिलके ही बन सकता है, जिससे कि उनका जो टोटल चार्ज है वो 1 या 0 आए। तो इस तरह से अगर हम करें तो, और एंटी बैरियंस जो हैं वो भी एंटी क्वार्क से मिलके बनाएंगे। अब मीसॉन जो है, मीसॉन में जो स्पिन है वो 0 रहती है सच, तो एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलके मीसॉन्स बनेंगे। बैरियंस जो हैं वो 3 क्वार्क से बनेंगे। तो इस तरह से हमें इनको लेना है। तो इन दो रूल्स जो हैं ये हमारे जो क्वार्क से रिलेटेड मैथमेटिक्स है उसको बनाने के लिए सफिशिएंट होती है, और इससे हम ऑक्टेट और डेक्युप्लेट्स भी बना सकते हैं। तो मीसॉन का ऑक्टेट और बेरियन का डेक्युप्लेट जो हमने पहले डायग्राम्स पिछले लेक्चर्स में ड्रॉ किए थे, तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं, जो ऐसा कि इस बेरियन डेक्युप्लेट में दिखाया गया है। तो हमारे जो 3 हैं, जैसे यू यू यू, ये मिलके Q2 हो जाता है, और ये हमें S=0 पे बैरियन जो बनेगा वो है डेल्टा प्लस प्लस। इसी तरह हम इसमें चलते चले जाएं तो हमारे ये जितने भी रेजोनेंसेस जो हमने वहाँ डेक्युप्लेट में बनाए थे वो सारे हम इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है यूजिंग द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर जो हैं वो हमारे क्वार्क्स हैं, जिनसे मिलके कोई भी चीज़ दूसरी पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे करीब 10 कॉम्बिनेशन हुए और ये डेक्युप्लेट हमारा बन गया। तो ओमेगा माइनस एक्सपेरिमेंट जैसे बताया था उसके अंदर भी ये जो क्वार्क हैं वो 3 स्ट्रेंज आए थे, और क्योंकि ये डिटरमिन नहीं हुए थे उस दौरान, इसलिए इनको सबसे डिफ़िकल्ट ओमेगा माइनस एक्सपेरिमेंट होता है, जिसके अंदर स्ट्रेंजनेस इज़ वेरी हाई, -3 की वैल्यू लेके आता है। इसी तरह अगर मीसॉन का आपको बनाना है तो मीसॉन में ऑक्टेट होता है, और ये जो ऑक्टेट 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो वो आपको इसके अंदर 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लेकिन हमने देखा था कि अभी ऑक्टेट ही फॉर्म कर पाया था पिछली बार, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 9 पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए एक पार्टिकल का डिटर्मिनेशन संभव है, जो कि इसने प्रिडिक्ट किया है विद Q0 और S=0 स्टेट। ये किससे फॉर्म होता है? SS बार से। बाकियों के लिए बहुत क्लियर है। तो यहाँ 9 कॉम्बिनेशंस हैं और 8 पार्टिकल्स, जैसे मीसॉन ऑक्टेट। तो जैसे बताया, तो एक और मीसॉन हमारा इसके अंदर आता है, और ये पार्टिकल जो है एक्सपेरिमेंटली एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, जिसके अंदर की ईटा बार करके इसमें डिटरमिन हुआ है। लेकिन ये सिंगलेट है। जैसे हमने कहा था कि 9 आते हैं 3 × 3 के, तो वो 1 + 8 से होगा। तो 8 ऑक्टेट फॉर्म किया, और एक सिंगलेट अपने आप में ही एग्जिस्ट करेगा, जो उसको बिलोंग तो करेगा बट वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट करेगा। तो यहाँ पे हमें 3 मीसॉन्स विद QS0, और इसी तरह हम एंटी मीसॉन्स से भी बना सकते हैं। तो हमारे को बेरियन ऑक्टेट और इनको फॉर्म करने के लिए हमें UDS की आवश्यकता रही। तो इसी तरह और भी अगर हमें मल्टीप्लेट्स बनाने हैं जैसे पहले बनाए थे, तो वो क्वार्क के द्वारा हम उनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, जिससे कि हम उनके डिफरेंट पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर सकें। जैसे डेल्टा प्लस और प्रोटॉन का भी देखा था, तो उसमें U और D के कॉम्बिनेशन से आते हैं, और पाइऑन्स में जो हैं वो हमारे UD में से ही काम चल जाता है, जिसमें एक पार्टिकल और एक एंटीपरमीन से एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क हो। अब हाइड्रोजन एटम जो है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो इसके अंदर कई सारी एनर्जी लेवल्स अवेलेबल होती हैं हाइड्रोजन एटम में। तो वो कैसे आती हैं कि उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे वेराइटी के आप फॉर्म कर सकते हो, और ये जहाँ भी जब कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो एक डिफरेंट उनकी एनर्जी होगी। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज लगाएं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो
हमारे स्पेसिंग्स जो हैं वो अलग अलग रहेंगी एटम में। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन जो है उनको थिंक कर सकते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट क्वार्क के कॉम्बिनेशन से मिलके जो हाइड्रोजन है वो एनर्जी लेवल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे एक बैरियन जैसे लेते हैं जिसमें S=0 हो और Q=-2 हो, लेकिन इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन अगर हम क्वार्क से मिलके बनाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं होता। और ऐसा भी मीसॉन जो है जिसके अंदर की चार्ज +2 हो और स्ट्रेंजन -3 हो, इस तरह का भी कोई मीसॉन आज तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कई सारे जब पार्टिकल्स जो प्रिडिक्ट होते हैं और वो नहीं मिलते हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं एग्जॉटिक पार्टिकल्स। लेकिन क्वार्क मॉडल भी कितने बहुत अच्छे फॉर्मेशन के बावजूद उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी जो बेसिक फिज़िक्स के थियरीज़ हैं उन पे वो नहीं सटीक बैठता है और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक तो यही है कि उनका फ्रैक्शनल चार्ज क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं मिलिकॉइन ड्रॉप जैसा तो उसके अंदर इंटीग्रल चार्जेस की ही हमारे पास मेजरमेंट रहती है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इनके जब कॉम्बिनेशन बनेंगे इंडिविजुअली वो स्टेबल नहीं होने चाहिए, और अगर स्टेबल नहीं है तो क्या वो और डिके करेंगे, और डिके करेंगे तो यहाँ पे कोई लाइटर पार्टिकल तो है नहीं अवेलेबल। तो यहाँ ये फ्रैक्शनल चार्ज जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन होगा, ये अभी तक इसका कोई एक प्रॉपर जवाब नहीं है। और इसीलिए क्वार्क्स जो हैं वो अलग से आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं आते हैं नेचर में, वो कॉम्बिनेशंस में ही आते हैं जिससे कि वो हमारी जो बेसिक लॉज हैं फिज़िक्स के उनको वो सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ तो हेड्रॉन्स में अगर हम ये भी मानें कि जितने भी क्वार्क्स अगर अंदर उसके अंदर ठुसे हुए हैं और कॉम्बिनेशंस में हैं तो क्या वो हम एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें काफ़ी हाई एनर्जीज़ की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके अंदर हमें सिमिट्री को ब्रेक करना होगा। और जब सिमिट्री ब्रेक हायर एनर्जी की होती है, जैसे हमने कहा था कि एन डायमेंशनल सिमिट्री हो सकती है, तो आप इस केस में हमें वो उनकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये उससे भी ऊपर जाना पड़ता है। और ये इस तरह की जो चीज़ हैं वो हमें फिर नए पार्टिकल्स के फ्लेवर्स हमें दे देती है। तो अब अगर ये कहें कि भाई अगर सिमेट्री ब्रेक हो रही है हम हाई एनर्जी पे जाएंगे तो क्वार्क्स के अंदर भी क्या हम झांक के देख सकते हैं कि उनके अंदर किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इसको किया तो ये सजेस्ट किया गया थियरीज से कि ये जो फ्लेवर्स हैं UDS ये 3 कलर से, कलर्स हमारे जो नॉर्मल कलर्स हैं वैसे नहीं हैं। इनका मीनिंग ये है कि ये सब मिलके जो है वो इस तरह से कलरलेस चीज़ कोई बननी चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि जब भी हम कोई कलर्स को अरेंज करते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, तो बैरियन के लिए हम क्वार्क का हर एक कलर ले लें और उनसे वो हम एक यू को बना दें। तो हर इनके अंदर कलर जो है वो डिफरेंट होंगे जब भी कोई U, D और S बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, जो कहता है कि क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो और अगर ये इस तरह से फर्मियंस हैं और उनके बैरियन नंबर जो हैं नॉर्मल आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे को ये जो उनके क्वांटम नंबर्स हैं जिनको हमने असाइनमेंट दिया कि वो कलर है, तो कलर से अब बने क्वार्क्स और क्वार्क से बने हैं बेरियन जिनसे मैटर बनता है हमारा हाइड्रोजन जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और हायर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास अब हमारे 3 कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इनसे जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको हम ये क्वांटम नंबर्स हैं बेसिकली। और रेड जो है वो उसकी जो क्वांटम नंबर है वो रेडनेस 1, ब्लू की 1 और ग्रीन की भी जैसे 0। तो रेड जो क्वार्क होगा उसके लिए क्वांटम नंबर जो है वो यूनिट होगी रेडनेस 1, लेकिन उसकी ब्लूनेस और ग्रीननेस 0 होगी। इसी तरह जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो माइनस साइन के साथ जाएंगे रेडनेस के लिए और बाकियों के लिए 0 रहेंगे।
इसी तरह बाकियों के लिए भी। अब इसको अगर हम करें तो इसका मतलब हमारा कंक्लूज़न ये है कि क्वार्क कॉम्बिनेशन के लिए जितने भी प्रकृति में मिलते हैं नेचुरली अकरिंग जो पार्टिकल्स हैं वो सारे ही कलरलेस होते हैं। यहाँ कलरलेस जो है वो मीनिंग ये नहीं है जो हम नेचुरल कलर हम पेड़ पौधों में या और ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि उनका जो सम है वो ज़ीरो आएगा, या वो ऐसे होंगे कि जो तीनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे सो दैट दे कम आउट टू बी एडिशन टू बी ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो मीन्स क्वांटम मैकेनिकली ज़ीरो स्टेट है। तो यहाँ पे, या जिसको हम नल स्टेट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कलरलेस जो है वो के लिए क्यू क्यू बार मीसॉन्स के लिए, क्यू 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 बैरियॉन्स के लिए एंड क्यू बार क्यू बार क्यू बार एंटी बैरियॉन्स के लिए। तो यहाँ पे 6 क्वार्क्स, लेकिन अब जब हम अभी प्रेजेंट थियरीज़ में आए तो हमारे पास 6 क्वार्क्स हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सिंपल है। आप नेट से भी इसको देख सकते हैं। ये जो क्वार्क्स हैं ये किस तरह से, जैसे हम कहते हैं कि बॉन्डिंग होती है नॉर्मल में, और अब न्यूक्लियर फोर्सेस की बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब क्वार्क्स की है तो क्वार्क्स की जब कलर से मिलके बने हैं तो इनको किस तरह से करेंगे, तो इसको बोलते हैं ग्लूऑन्स जो हैं वो इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई दो क्वार्क इंटरेक्ट करेंगे तो वो ग्लूऑन्स के थ्रू करेंगे और इसको हम क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का स्टेट का नाम देते हैं, विच इज़ अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो ये ग्लूकॉन्स जो हैं ये मासलेस होते हैं, दिस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और सब में एक कलर और एंटी कलर होगा। और जब भी कोई ग्लूऑन एमिशन होगा या उसका एब्जॉर्प्शन होगा तो वो क्वार्क जो है वो कलर चेंज करेगा। और जब भी, तो इस तरह से जब भी इंटरेक्शन हमें लेना है क्वार्क्स का, तो हम हेड्रॉन्स के भी इंटरेक्शन के बारे में उसको समझ सकते हैं। ये जो फील्ड है इसको हम क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स बोलते हैं, जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए एक वैलिड फील्ड है। ना ये सब करने के बाद अब हमारा ये जो लास्ट एक टॉपिक है वो है जेलमान ओकुबो मास फार्मूला, और ये हमें बताता है कि किस तरह से मासेस जो हैं वो असाइंड होते हैं, अलॉट होते हैं, दिए जाते हैं किसी भी पार्टिकल को, और उससे फिर वो बड़े पार्टिकल्स या मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखा था कि बीसोन और बारियंस जो हैं वो उनके बीच में जो है मास का डिफरेंसेस हैं, और ये जो स्प्लिटिंग है आइसोस्पिन मल्टीप्लेट्स के लिए SU3 के, उसको हम अगर देखें तो वो कुछ ये जो रफली करीब करीब इतना इस तरह से होता है, करीब 10% के करीब होता है। और जो T3 से आती है तो SU3 जो सिमेट्री है उससे हमें क्योंकि मल्टीप्लेट्स मिलते हैं और उन मल्टीप्लेट्स के असाइनमेंट अलग हैं, इसलिए उनकी एनर्जी स्टेट्स अलग हैं, और इसलिए उन्हीं के जो असाइनमेंट हैं जो हम मासेस के लिए देते हैं तो इनके लिए स्प्लिटिंग होती है, मास की स्प्लिटिंग, जो कि हमारे आइसोस्पिन से भी उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए किस तरह से अब हमें किसी चीज़ को झांकना है, मान लीजिए बंद कमरे में, तो हमें गेट या खिड़की से झांकना पड़ेगा, तो उसको हमें कहीं ना कहीं होल करना पड़ेगा या उसे खोलना पड़ेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं सिमेट्री ब्रेकिंग। तो यहाँ सिमेट्री ब्रेक करने के लिए हाइड्रॉन्स के लिए हम एक जो हैमिल्टोनियन यूज़ करते हैं वो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का हैमिल्टोनियन H स्ट्रॉन्ग। और मास और जो पार्टिकल है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें इक्वलेंस है, तो मास और एनर्जी जो है वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जब मास और पार्टिकल लेंगे तो वो जस्ट एनर्जी हो गई स्ट्रेस मास की, और इसको अब हम एक इस इंटीग्रल से समझ सकते हैं, जो ब्रैकेट नोटेशन में A P A 0 और A P A 0 स्टेट और विद H स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा एक स्टेट फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ जब SU3 के इन्वेरियंस की बात करते हैं कि ये जब ब्रेक नहीं हो रही है, तो यहाँ हमें दो बेसिक अजम्पशन होते हैं। एक तो ये कि स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो फ्लेवर पे डिपेंड नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि जो भी क्वार्क मासेस हैं UDS, वो सब उनके मासेस बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर मास स्प्लिटिंग करना है तो मुझे कलर पे जाना पड़ेगा, और कलर के क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग दे विल बी स्प्लिटेड। लेकिन थियोरी ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जिसको हम क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स कहते हैं, उसके अंदर जो ग्लूऑन्स हैं वो नहीं डिस्टिंग्विश करते हैं पार्टिकल्स के बीच में, और इसलिए ये जो हमारा
कंसेप्ट है उसके अंदर हमें जो कैरियर्स हैं ग्लूऑन्स के, वो क्योंकि फ्लेवर नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमें पहला एजम्पशन इज़ ज़्यादा बेटर होता है, जिसके अंदर कि वो फ्लेवर डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली मास स्प्लिटिंग होगी तो कलर फोर्सेस उसके अंदर आएंगे जो अपने आप में एक क्वांटम नंबर्स हैं। तो मास स्पेक्ट्रा जो है, जो भी बनेगा जैसे स्प्लिटिंग होगी तो वो हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि मास यू, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो हम इसके अंदर डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जब इस तरह का डायगोनलाइजेशन करेंगे तो हमें ये कुछ मासेस प्राप्त होते हैं, 2mu प्लस M3ms अपॉन 3, जिसके अंदर 2 कॉक्स है, और तीसरा ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ये जो बन रहा है सेकंड वाला ट्रिकल, ये स्प्लिटिंग को शो कर रहा है, इसके अंदर तो सिमेट्री है पहले वाले में, तो ये हमें √3 जैसे इसने दिया और लैम्डा जी। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो इंटरेक्शन है, जो कि हमारा इंटीग्रल भी लेते हैं हम, तो उसको हम 2 टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो इनबिल्ट जो टर्म है, जो कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होती है, इनवेरिएंट रहती है, और H8 जो है वो एक सिमेट्री को ब्रेक करने वाली टर्म है, जिससे कि हम कॉक्स को ब्रेक करके डिफरेंट कलर्स प्राप्त कर सकते हैं, और उससे उनका आइडेंटिफिकेशन भी अलग हो जाता है। तो ये हमारे इसको और एक्सप्लेन कर दें तो इसको जनरल फॉर्म में हम, क्योंकि हमारे थियरी एलिबरेटिव नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली H8 को जो है एक कॉम्बिनेशन लिखेंगे, F8 का ये जो जनरेटर है x प्लस वाई और D8p जो इसका कांस्टेंट है, और बाकी 2 जनरेटर्स हैं। तो ये जनरेटर्स जो हैं वो अपने सेटिस्फाई करेंगे, जैसे पहले अलजेब्रा में हमने ली, अलजेब्रा में भी बताया था, वो ये कंडीशंस हैं, इनको आप ध्यान से देख लें, वो वैसे ही हैं जैसी पहले की थी। तो इसके अंदर जो ये ब्रैकेट बनेगा, और इसके अंदर लैम्डा के लैम्डा एल का जो ये इसका मतलब ये है कि प्लस साइन के साथ आता है। एक तो आपका ब्रैकेट होता है जो कि जो माइनस साइन होता है, लेकिन ये प्लस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ सेकंड टर्म जो है वो आपकी D8AB जनरेटर्स, इतने सारे जनरेटर्स, 8 जनरेटर्स आपके पास ये कॉम्बिनेशन में बनेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो हमें √3/2 इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और t² -1/4y² ये हाइपरचार्ज और इसके जनरेटर्स के थ्रू हो जाएगा। तो आइसोस्पिन हाइपरचार्ज जो हैं वो भी इनवेरियंस हमारे होने ज़रूरी हैं, और अगर बेरियंस, और जैसे अगर इसी मल्टीप्लेट में बनाना है थियरी से, तो हमें इसके मास को इस तरह से लिखना पड़ेगा BH स्ट्रॉन्ग B, और इसमें एक इनबिल्ट मास जिससे हम रेस्ट मास भी बोलते हैं M0 प्लस डेल्टा M1 Y जो हाइपरचार्ज से रिलेटेड है अगर स्प्लिटिंग होती है तो, और एक डेल्टा M2 जो कि पूरी तरह हमारे ये जो फार्मूला है जो कि TY डिपेंडेंस से हमें स्प्लिटिंग में देता है, और किस तरह से मास का जनरेशन होता है, इसको हम जेलमान मकबूबा मास हो रहा। तो यहाँ जो M0 है वो जैसे बताया वो H0 से आता है और इनवेरिएंट रहेगा, लेकिन बाकी जो दोनों नंबर्स हैं वो चेंज होंगे इसके अंदर की। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है इसने हमें ओमेगा माइनस का एक्सपेरिमेंट का मास भी दिया। तो दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द गामा डिके इन द नेक्स्ट